सकते हैं कि वेलोसिटी x के ऊपर या q के ऊपर। फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन, जिन दोनों रस्सियों की लेंथ उसने l ले ली। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो चैप्टर 1 है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो नीट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनको प्रैक्टिस करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन में। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस हैं ए एंड बी हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ठीक है, ये गिवन चार्जेस हैं हमें, एक पॉजिटिव चार्ज है एक माइनस क्यू चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ। दोनों इनिशियली, एक प्लस क्यू चार्ज एक माइनस क्यू चार्ज, दोनों एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे रखे हैं और दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है दैट फोर्स इज एफ, ये गिवन है। तो इनिशियल एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ये ले लेते हैं लेट्स से प्लस क्यू चार्ज और इससे आर डिस्टेंस पे ये ले लेते हैं एक माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, दोनों के बीच में जो फोर्स है उस फोर्स को लिखा जा सकता है एफ इज इक्वल टू के क्यू, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सो दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन, ये इनिशियली ये गिवन है। उसके बाद क्या कहा उसने, कह रहा इफ 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी। पहले बॉडी का जो, यानी कि जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है उसका 25% चार्ज लेके दूसरी बॉडी को दे दिया गया। तो अगर आप इससे 25% चार्ज लेंगे तो इट मीन्स आप इससे q/4 चार्ज छीन रहे हैं और इससे q/4 चार्ज छीन के दूसरी वाली बॉडी को दे रहे हैं। तो देखते हैं इसके ऊपर फाइनली कितना चार्ज आ जाएगा। प्लस क्यू था इसके पास, इससे कितना ले लिया हम लोगों ने q/4, और ये जो चार्ज है ये हमने दे दिया, जो दूसरी बॉडी है दैट इज माइनस क्यू, उसको हमने दे दिया लेट्स से प्लस q/4। तो अब देखते हैं फाइनली दोनों के ऊपर कितना चार्जेस आ गए। इसके ऊपर जो फाइनल चार्ज आया दैट इज 3q/4 और दूसरी बॉडी के ऊपर जो फाइनल चार्ज आया वो भी आया -3q/4। ठीक है, यानी इसके ऊपर भी 3q/4 उसके ऊपर भी 3q/4। तो ये हमारी नेक्स्ट वाली जो फाइनल सिचुएशन है, इस फाइनल सिचुएशन के लिए देखते हैं कितना फोर्स लगेगा। ये हमारी फाइनल सिचुएशन है, इसमें फोर्स हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इस वाली सिचुएशन के लिए जो फोर्स आ जाएगा वो लिखते हैं, वो आ जाएगा आपके पास एफ डैश लिख लेते हैं, उसको आ जाएगा के। पहली बॉडी पे जो चार्ज है दैट इज 3q/4 और दूसरी बॉडी पे जो चार्ज है वो भी 3q/4 है, बस विद नेगेटिव साइन थे। तो इनिशियली भी उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रही थी। चार्ज एक बॉडी का 25% दूसरी बॉडी को देने के बाद भी दोनों के बीच में अट्रैक्टिव ही फोर्स लग रही है। तो आ जाएगा 3q/4 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 3 × 3 9/16। सो एफ डैश इज इक्वल टू 9/16 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। बट ये जो के क्यू बाय आर स्क्वायर है वो तो इनिशियल फोर्स है ना, वहां पे हमने शुरू में जो लिख रखी है। इट मीन्स कि चार्जेस के ट्रांसफर के बाद फाइनल फोर्स जो है वो जो पुरानी फोर्स थी उसका 9/16 टाइम हो गई है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसके हिसाब से देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन बन रहा है। देखते हैं 9/16 टाइम्स ऑफ एफ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, कूलम्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन था, चार्ज के ट्रांसफर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रखा है। देखिए, लाइन बाय लाइन रीड करिए इसको। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l आर इनिशियली एट अ डिस्टेंस d। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन। तो ऐसा करके उसने क्या किया, दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर लिए, दोनों को एक रस्सी के साथ, दोनों रस्सियों की लेंथ उसने एल ले ली, उसको ऐसे करके सस्पेंड किया। क्योंकि दोनों के दोनों स्फीयर चार्ज है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर रिपल्शन लगाएंगे। तो इनिशियली रिपल्शन की वजह से दोनों के बीच का जो लीनियर डिस्टेंस है वो डी दे रखा है, लेकिन जो डी डिस्टेंस है वो लेंथ के कंपेरेटिवली बहुत कम है। उसके बाद क्या कह रहा है, द चार्जेस बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर एट अ कांस्टेंट रेट। As a result, the sphere approach each other with a velocity v, then v varies as a function of distance x between the spheres। ठीक है, तो अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या अप्रोच लगाएंगे, पहले इनिशियल सिचुएशन क्रिएट करते हैं। इनिशियली दोनों स्फीयर को ऐसे करके दो स्ट्रिंग जिनकी लेंथ l है उसके साथ सस्पेंड कर रखा है। इस पे भी लेट से चार्ज q ले लेते हैं या स्मॉल q ले लेते हैं, इस पे भी चार्ज ले लेते हैं लेट से स्मॉल q। ठीक है, और इनिशियली दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको d दे रखा है, इसकी लेंथ भी l है। मान लेते हैं कि वर्टिकल के साथ ही इन्होंने कितना एंगल बना रखा है, लेट से थीटा।
तो ये तो इनिशियल सिचुएशन हो गई। ओके, अब सडनली कह रहा है कि दोनों के ऊपर जो चार्जेस हैं वो लीक होने शुरू हो गए। अगर चार्जेस लीक होंगे, चार्जेस घटेंगे दोनों के ऊपर, तो उनके बीच का रिपल्शन फोर्स भी घटेगा। अगर फोर्स घटेगा तो दोनों के दोनों चार्जेस इस तरीके से एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। जब अप्रोच करेंगे, चार्ज अगर कांस्टेंट रेट से घट रहा है तो दोनों एक दूसरे को कांस्टेंट वेलोसिटी से अप्रोच करेंगे। हमें बस यही पता करना है कि वो जो वेलोसिटी है वो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस x है उसके ऊपर कैसे डिपेंड कर रही है। तो मान लेते हैं एट एनी इंस्टेंट ये सिचुएशन कुछ ऐसे करके बना लेते हैं। लेट एट एनी इंस्टेंट दोनों के दोनों चार्ज्ड बॉडीज के बीच का जो डिस्टेंस है, लेट्स कॉल दैट डिस्टेंस टू बी x। लेट्स कॉल दैट डिस्टेंस टू बी x। ओके, वर्टिकल के साथ इनके मिडिल पॉइंट ने एंगल बना रखा है थीटा। स्ट्रिंग की लेंथ फिर से l ले ली। अब दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रही है उसको लिखते हैं। ठीक है, ये वाली बॉडी के ऊपर चार्ज q है, ये वाली बॉडी के ऊपर भी चार्ज q है। दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रही है वो लिखते हैं। ठीक है, तो जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लिखी जाएगी, दैट फोर्स ऑफ रिपल्शन इज k q स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर। क्योंकि चार्ज लीक हो रहा है तो इनिशियली जो चार्ज है लेट्स से उसको कैपिटल Q बोल देते हैं, है ना। क्योंकि चार्ज लीक होएगा तो हम किसी एक इंस्टेंट की बात करते हैं, तो इंस्टेंट के बाद चार्जेस कितना हो जाएगा, स्मॉल q। ठीक है, ये दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रही है, और क्या है, इस स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन T लगा लेते हैं। ठीक है, और इस चार्ज का जो वेट है दैट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, mg वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। इस डायरेक्शन में इस चार्ज के ऊपर एक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन जो कि हमने F लिखी वो लग रही है। ठीक है, अब क्योंकि चार्ज एक दूसरे को कांस्टेंट वेलोसिटी से अप्रोच कर रहे हैं तो इट मींस कि इन चार्जेस के ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लग रही। अगर नेट फोर्स नहीं लग रही, चार्ज इक्विलिब्रियम में, तो उसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाली फोर्सेस और वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाली फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टास्क हमारा यही है कि इसका इसमें से किसी भी एक चार्ज को पकड़ लिया जाए, उसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए। फ्री बॉडी डायग्राम को देख के वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग फोर्सेस को बैलेंस करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। तो ये हमारे पास एक चार्ज है जिसके ऊपर इस डायरेक्शन में जो टेंशन फोर्स लग रही है, उस टेंशन फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जा सकता है। उस टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा T साइन थीटा, और इस टेंशन फोर्स का इधर एक कंपोनेंट आ जाएगा T कॉस थीटा। किस तरीके से, एक बार वापस जाके देख लेते हैं। आप यहाँ पे एक लाइन खींचिए, ये एंगल अगर थीटा तो ये एंगल भी थीटा, जिसकी वजह से टेंशन का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा T कॉस थीटा, और इधर वाला हो जाएगा T साइन थीटा। ठीक है, इधर की डायरेक्शन में इस चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है F, और नीचे की डायरेक्शन में इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड दैट इज mg। अब इस Q वाले चार्ज के ऊपर ये फोर्सेस लग रही हैं, क्योंकि चार्ज इक्विलिब्रियम में, तो ये फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही होंगी। दोनों फोर्सेस को एक दूसरे के साथ इक्वेट कर देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा T साइन थीटा इज इक्वल टू F यानी कि K Q स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर, नहीं सॉरी X स्क्वायर आएगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस इस इंस्टेंट के लिए कितना है, x। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद T कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा होगा, T कॉस थीटा बैलेंस कर रहा होगा mg को। ठीक है, हम किसी तरीके से ये चाहते हैं कि x इन टर्म्स ऑफ q पता चले। x इन टर्म्स ऑफ q पता चलेगा तो x को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आएगी। वेलोसिटी ही हम चाहते हैं कि वेलोसिटी x के ऊपर या q के ऊपर कैसे डिपेंड करी, यही हमारा टारगेट है। तो यहाँ से एक अप्रोच यूज करते हैं, दोनों क्वेश्चन को डिवाइड कर देते हैं। अगर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो जो टेंशन वाली अननोन क्वांटिटी है ये अवॉइड हो जाएगी, यानी कि कट जाएगी। आपके पास यहाँ से आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू k q स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर इंटू mg। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन के इनिशियली जो स्टेटमेंट है उसके अंदर ये बोल रखा है कि जो d है, जो दोनों के बीच में जो इनिशियल स्पेसिंग है वो लेंथ यानी l के कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल है। अगर वो स्पेसिंग बहुत स्मॉल है तो इट मीन्स कि ये जो थीटा है ये बहुत स्मॉल होगा। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल होती है तो हम tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो यही हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ theta we can write tan theta approximately equal to theta। और यही चीज हम लोग ऊपर वाली इक्वेशन में, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन टू बी 1, इसमें यूज करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू k q स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर इनटू mg। ठीक है, अच्छा, जो थीटा है, थीटा इज सिंपली एंगल, और एंगल का बेसिक डेफिनेशन जो फंडामेंटल डेफिनेशन है दैट इज आर्क अपॉन रेडियस। तो हम वो डेफिनेशन यूज करेंगे इस ट्रायंगल के अंदर जाके। अगर आप इस ट्रायंगल के अंदर जाएंगे तो आपको दिख रहा है, इस छोटी सी ट्रायंगल के अंदर जाते हैं क्योंकि इसी के अंदर ये थीटा बन रहा है। इस थीटा को अगर आप देखेंगे तो टोटल लेंथ x है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, x/2। ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क हमारे लिए x/2 होगी और रेडियस हमारे लिए लेंथ हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमें गिवन नहीं है ना। सो लिखते हैं इसको नेक्स्ट।
हम थीटा को लिख सकते हैं आर्क, आर्क यानी कि x/2, और लेंथ की जगह लिख सकते हैं, या सॉरी रेडियस की जगह लिख सकते हैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एम जी। जैसा मैंने शुरू में बोला कि हमारा टारगेट ये है कि किसी तरीके से x इन टर्म्स ऑफ q पता किया जाए ताकि x को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाली जाए। तो आप क्या करिए, यहाँ से इस एक्स स्क्वायर को इधर ले जाइए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर, अच्छा 2 का फैक्टर भी आएगा, एल भी आएगा, और डिवाइड बाय एम जी। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो इन सब में, अच्छा x का क्यूब आएगा, सॉरी, ओके। अगर आप इस पूरी इक्वेशन को देखें तो इसमें सब में 2 कांस्टेंट, k कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, m कांस्टेंट, g कांस्टेंट, तो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि जो x स्क्वायर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर। ये इक्वेशन बन गई। इस ये जो कांस्टेंट है ना, इस कांस्टेंट को रख देते हैं, कोई नया कांस्टेंट नाम रख देते हैं इसका, लेट्स से c। तो आपके पास आ जाएगा x इज प्रोपोर्शनल, सॉरी इक्वल टू कोई कांस्टेंट लेट्स से c, और q की पावर हो जाएगी 2/3। ये इक्वेशन हम एक बार स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा dx/dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपके पास आ जाएगा, यहाँ से पावर आगे आ जाएगी 2/3, और इसका q की पावर हो जाएगी 2/3 - 1, दैट इज q की पावर -1/3, ठीक है, इंटू dq/dt। कुछ ये इक्वेशन हमारे पास बना है। अच्छा, dx/dt को हम वेलोसिटी लिख सकते हैं, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2/3 इंटू लेट्स से c इंटू q की पावर -1/3। ये इक्वेशन बना हमारे पास, लेकिन ये इक्वेशन रिलेट कर रहा है वेलोसिटी को चार्ज के साथ। अच्छा, इस वाली क्वांटिटी के ऊपर भी जरा फोकस करिए। क्वेश्चन की वर्डिंग में ये बोल रखा है, एक बार वापस चलता हूं मैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन की वर्डिंग में ये बोल रखा है कि इफ the charges begin to leak from both the sphere at a constant rate। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि दोनों से जो चार्जेस लीक हो रहे हैं वो कांस्टेंट रेट से लीक हो रहे हैं। इसका मतलब dq/dt जो है वो चार्जेस के लीक का रेट है, लेकिन है कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये इसको भी एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जा सकता है। तो ये क्वांटिटी भी कांस्टेंट है, तो ये भी इसी के अंदर मैंने ऑब्जॉर्व कर दिया। इसका मतलब कि जो वेलोसिटी है वो कहीं ना कहीं q की पावर -1/3 पे डिपेंड कर रही है, लेकिन जो q है वो कहीं ना कहीं x पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे करते हैं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, या फिर वहां से q का वैल्यू निकाल के आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अगर आप वहां से q का वैल्यू निकालेंगे तो q का वैल्यू वहां से प्रोपोर्शनल टू x की पावर -3/2 आ जाएगा, सॉरी 3/2 आ जाएगा, +3/2। ठीक है, उस q की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा v इज प्रोपोर्शनल टू q की पावर, q की जगह पे, सॉरी x पुट करना है ना, तो q की जगह पे आ जाएगा x की पावर 3/2 और उसकी पावर -1/3। 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा v इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1/2। ठीक है, एक बार वापस जाके ऑप्शंस देखते हैं। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट बन रहा है, जिसमें v जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1/2, ये गिवन है। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन भी था, लेकिन अप्रोच जो थी इसमें कुछ बेसिक पॉइंट थे जो आपको ध्यान में रखने की। चार्जेस के लीकेज का रेट क्या है, वहीं से आपने सोचना था कि अगर लीकेज का रेट कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपको नेट फोर्स को 0 करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है। ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है। इसमें भी कुछ ऐसा से बोल रखा है, two pith balls carrying equal charges are suspended from a common point by a string of equal length. The equilibrium separation between them is r. Now the string are rigidly clamped at half the height. The equilibrium separation between the balls now become, ठीक है, तो कुछ कहीं ना कहीं पिछले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है, वही सिचुएशन दे रखी है। एक तो ये इनिशियल सिचुएशन दे रखी है। अच्छा, इस इनिशियल सिचुएशन के लिए अगर इक्विलिब्रियम लिखें, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लिखें, तो आपको पता है कि फिर से वही बनेगा t sin थीटा इज इक्वल टू k q स्क्वायर। अब इनिशियल जो सेपरेशन दे रखी है दोनों के बीच में r स्क्वायर दे रखी है, और t cos थीटा वेट को बैलेंस करेगा। ठीक है, ओके, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू k q स्क्वायर डिवाइड बाय mg इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो tan थीटा है, tan थीटा को इस ट्रायंगल के अंदर जाके निकाल सकते हैं। अगर मैं इस एंगल को थीटा लिख दूं, ठीक है, तो इस एंगल को अगर थीटा लिखेंगे तो इस ट्रायंगल के अंदर जाके हम लिख सकते हैं tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ से हो जाएगा r/2 और बेस आपको y दे रखा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर इज r/2
2 और बेस आपको y दे रखा है, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से r/2y के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एम जी इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से फिर से टर्म्स को रीअरेंज करते हैं, r को एक साइड रख लेते हैं, y को एक साइड कर देते हैं, तो वी गेट यहाँ से r³ इज इक्वल टू 2 के क्यू स्क्वायर इंटू वाई डिवाइड बाय m इंटू जी। एक बार चेक करते हैं वापस से, एक्सप्रेशन सही है, ठीक है। आर स्क्वायर को उधर ले गया तो r³ बन गया, 2y इधर ले गए हम लोग, ठीक है, ओके। अब यहाँ से अगर हम देखें तो r³ जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू y, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है, इसमें k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है और g कांस्टेंट है, तो कहीं ना कहीं जो r³ है दैट इज प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, अब उसकी गिवन सिचुएशन पे फोकस करते हैं। उसने कहा कि जब इनिशियली दोनों की दोनों बॉल्स के बीच का सेपरेशन r था, तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो दे रखा है y, बट जब दोनों की दोनों बॉल्स के बीच का सेपरेशन r' हो गया तो वर्टिकल डिस्टेंस होगा y/2। तो वही दो इक्वेशन बनाते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। सेकेंड वाली केस में r' का क्यूब हो जाएगा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू y/2 का, सिंपली सॉरी y/2। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा r की पावर r' डिवाइड बाय r³ इज इक्वल टू y/2 डिवाइड बाय y से y कैंसिल हो गया, r' डिवाइड बाय r³ इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा r' का क्यूब इज इक्वल टू 1/2 इंटू r³, और यहाँ से r' आ जाएगा 1/2 की पावर 1/3 इंटू r, यानी कि r/2 का क्यूब रूट। ठीक है, एक बार पीछे जाके देखते हैं कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ये ऑप्शन डी जिसमें दे रखा है r/2 का क्यूब रूट। ठीक है, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या बोल रखा है, कह रहा दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, दो पॉजिटिव आयंस हैं, each carrying a charge q are separated by a distance d. If capital F is the force of repulsion between the ions, the number of electron missing from each ion will be. Okay, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि जब भी किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज किया जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन छीने जाते हैं, यानी कि इफ अ बॉडी हैज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन तब उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो पॉजिटिव आयंस है, यानी इनसे कुछ इलेक्ट्रॉन छीने गए हैं, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन छीने गए हैं यही हमसे यहाँ पे जानना चाहता है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं फोर्स का जो कह रहा है, दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगी दैट इज के, पहली बॉडी पे भी चार्ज क्यू है और दूसरी बॉडी पे भी चार्ज क्यू है, यानी दूसरा जो आयन है उसके पास भी चार्ज क्यू है, डिवाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस डी दे रखा है तो उसको डी स्क्वायर लिख दिया। अच्छा, यहाँ से हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला रूल यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू एन वाला, लेकिन उसके लिए क्या करते हैं, पहले Q को एक साइड करते हैं, तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा F इज इक्वल टू 1/4πε0, क्योंकि जो सारे के सारे आंसर है आपको 4πε0 की टर्म में दिख रहे हैं, दैट्स वाई मैंने 4πε0 की टर्म में लिख लिया। यहाँ से आ जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय डी स्क्वायर, यहाँ से क्यू स्क्वायर निकालते हैं तो आपके पास क्यू स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा F इंटू 4πε0 इंटू डी स्क्वायर। ओके ओके, ठीक है, ये बन गया। यहाँ से इस Q को लिखा जा सकता है n स्क्वायर ई स्क्वायर फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q कैन बी रिटन एज n ई, उसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो बन जाएगा हमारे पास n स्क्वायर ई स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू F इंटू 4πε0 डी स्क्वायर, और यहां से आप निकाल सकते हैं एन स्क्वायर, एन स्क्वायर यहां से क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4πε0 एफ इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाय ई स्क्वायर, और ये जो एन है वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 4πε0 एफ इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाय ई स्क्वायर। इसके हिसाब से देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट बन रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग निकालना था। ओके, हमारे पास बना 4πε0 एफ डी स्क्वायर और रूट के अंदर आ रहा है ई स्क्वायर, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रखा है इस क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस Q, द सिस्टम ऑफ द लाइन चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल टू। ठीक है, हमसे ये जानना चाह रहा है कि बीच में रखा हुआ जो चार्ज है वो कितना हो सच दैट कि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। ओके, तो जो सिचुएशन दे रखी है उसको क्रिएट करते हैं। यहाँ पे रखा है कैपिटल Q चार्ज,
इससे यहाँ पे एक रखा है कैपिटल क्यू चार्ज, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस लेट से आर ले लेंगे या 2r ले लेंगे, और इनके मिड में एक चार्ज रख दिया, Q इज प्लेस्ड एट द, हाँ सेंटर पे रखा है तो यहाँ पे एक चार्ज स्मॉल q रख दिया, और वो कह रहा है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। जब भी कभी सिस्टम इक्विलिब्रियम की बात करी जाती है ना, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने का मतलब होता है कि सिस्टम के अंदर रखा हुआ हर चार्ज इक्विलिब्रियम में है, और अगर हर चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो सिस्टम के अंदर हर एक चार्ज पे नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। इस पे तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि भाई एक्सट्रीम पे दो चार्जेस बराबर रख रखे हैं, यहाँ पे कोई भी चार्ज रखोगे मिड में वो तो इक्विलिब्रियम में है ही है। हमें तो ये पता करना है कि स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच में क्या रिश्ता है, सच दैट कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम में करने के लिए हम लोग इस वाले के ऊपर नेट फोर्स चेक करते हैं कि कितनी होगी। तो कुछ नहीं करना, इस वाले के ऊपर नेट फोर्स चेक करते हैं। इस वाले के ऊपर जो वो वाला एक्सट्रीम वाला चार्ज है वो भी फोर्स लगेगा, क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो मान लेते हैं कि उसकी वजह से जो फोर्स लगी वो इधर लगी। लेट्स कॉल दैट फोर्स टू बी F1, और मान लेते हैं कि दोनों के दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज r। तो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लेट्स से r/2। तो एक्सट्रीम वाले चार्जेस के बीच में जो फोर्स है दैट इज F1, उसको लिख देंगे हम लोग kq² डिवाइड बाय लेट्स से r², ठीक है, जो कि डिस्टेंस हमने ले रखा है। अच्छा, ये जो फोर्स लग रही है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग लग रही है। अगर ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है तो स्मॉल क्यू को इसके अपोजिट नेचर का होना पड़ेगा, यानी स्मॉल क्यू का जो नेचर है वो अगर क्यू पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव होना पड़ेगा, क्यू नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। मतलब इस बात की तो श्योरिटी है कि जो भी स्मॉल क्यू है वो कैपिटल क्यू के अपोजिट नेचर का आएगा। तो इसका मतलब दो ऑप्शन तो ऐसे ही हमने यहाँ से कट कर दिए, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। कारण क्या है, क्योंकि इनमें दे रखा कि जो स्मॉल क्यू है वो वही उसी नेचर का है जिस नेचर का कैपिटल क्यू है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं। तो यहां से F2 लिखते हैं, F2 उनके बीच में फोर्स है, तो F2 क्या आ जाएगा, F2 हमारे पास आ जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल q, इनके बीच का जो डिस्टेंस है r/2, तो r/2 का स्क्वायर करेंगे तो r² डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अच्छा, ये दोनों की दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है, F2 कुछ इस डायरेक्शन में लग रही है, दोनों की दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है। जब इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा तो दोनों के दोनों फोर्सेस का नेट जीरो हो जाएगा, तो जो कैपिटल क्यू जो एक्सट्रीम पे रखा हुआ है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, यानी कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो नेक्स्ट टारगेट ये है कि दोनों के दोनों फोर्सेस को बराबर रख दिया जाए। तो देखिए क्या करना है, kq² डिवाइड बाय r² इज इक्वल टू 4k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय r² से r² कैंसिल, एक q से एक q भी कैंसिल होता है, k भी कैंसिल होता है, ठीक है। तो बचेगा स्मॉल q का वैल्यू इज इक्वल टू q/4। लेकिन ध्यान रखिए, मैंने शुरू में बोल दिया कि स्मॉल q का जो नेचर है वो कैपिटल Q के नेचर का अपोजिट है। तो अगर कैपिटल Q पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। हेंस देखते हैं कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारे पास। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, जिसमें दे रखा है कि -q जो है वो कैपिटल Q चार्ज का 1/4 है, ठीक है, तब पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h इन यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड सेम, अ प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट इन थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस h, द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज करेंगे, क्योंकि जो भी फील्ड दे रखी वो यूनिफॉर्म दे रखी, जिसकी वजह से जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो भी यूनिफॉर्म मिलेगा, और जिस वजह से बस हमें ये पता करना है कि टाइम ऑफ फॉल किसका ज़्यादा है किसका कम है, ठीक है। तो जो भी दोनों के दोनों चार्जेस को एक्सेलरेशन मिलेगा, क्योंकि इनिशियल सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगा दिया, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो डाउनवर्ड लगेगी, जिसकी वजह से उसको नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ही मिलेगा। अगली सिचुएशन में प्रोटॉन नीचे गिर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे कर दिया, तो अब उसको भी एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में मिलेगा। दोनों को जो एक्सेलरेशन मिलेगा दैट इज QE/m, QE डिवाइड बाय, यानी Q की जगह E आ गया और यहाँ पे आ गया M, ठीक है। एक्सेलरेशन ये मिलेगा, बट जो एक्सेलरेशन है कहीं ना कहीं दोनों पार्टिकल के मासेस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, दोनों ने जो t टाइम के अंदर मान लीजिए h डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हम जो एक इक्वेशन है h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT², इस इक्वेशन को यूज करके पता कर सकते हैं कि किसको ज्यादा टाइम लगेगा। और शुरू वाली लाइन में बोल दिया इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट से फॉल कर रहा है, तो u का वैल्यू ले लेते हैं 0, तो इसका मतलब h इज इक्वल टू 1/2 a इंटू t², ठीक है। और यहाँ से हम निकाल सकते हैं t² इज इक्वल टू 2h/a, और वी कैन से t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2h/a,
ठीक है। अब इस इक्वेशन को देख के साफ साफ पता चल रहा है कि जो भी टाइम लगेगा दोनों पार्टिकल को, क्योंकि दोनों के दोनों पार्टिकल सेम हाइट से नीचे आ रहे हैं, तो जो भी टाइम लग रहा है कहीं ना कहीं वो एक्सेलरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो टाइम ऑफ फॉल है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√a, और जो a है कहीं ना कहीं वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो भी टाइम ऑफ फॉल आएगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल। जिसका मास कम होएगा उस पार्टिकल को कम टाइम लगेगा, जिसका मास ज़्यादा होएगा उस पार्टिकल को ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इट मीन्स टाइम ऑफ फॉल फॉर इलेक्ट्रॉन इज लेस देन टाइम ऑफ फॉल फॉर द प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले थोड़ा हैवी पार्टिकल है। ठीक है, एक बार देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है। पूछा क्या है, द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन। भाई इलेक्ट्रॉन को नीचे गिरने के लिए प्रोटॉन के मुकाबले कम टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब स्मॉलर, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे देखते हैं क्या पूछ रखा है। ओके, अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्लेस्ड एट रेस्ट, ठीक है, in a uniform electric field E and then released the kinetic energy attained by the particle after moving a distance y। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है। मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में आपने कुछ एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई सेटअप कर रखा है इस वाली डायरेक्शन में, ठीक है, और यहाँ पे आपने एक चार्ज रखा लेट से q। ओके, ये जो q चार्ज है इसके ऊपर ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा फोर्स, और अगर फोर्स लगाएगा तो इस तरफ होएगा एक्सेलरेट होएगा। तो भाई शुरू में वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेट हुआ, कुछ ना कुछ वेलोसिटी अटेन करी, जो वेलोसिटी अटेन करी उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी। हमसे बस यही पूछ रहा है कि कितना काइनेटिक एनर्जी अटेन किया आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस y। तो मान लीजिए कि ये चार्ज ने यहाँ तक जाते जाते कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, लेट से y। अच्छा, y डिस्टेंस ट्रेवल किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया इसके ऊपर वर्क डन। कितना वर्क डन किया, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, y का, और वर्क डन को लिख सकते हैं फोर्स कितना लगा इस वाले चार्ज के ऊपर, q इंटू ई इंटू वाई। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ने जितना वर्क डन किया होगा उसी वर्क डन की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई होगी, तो उसको लिख सकते हैं k फाइनल माइनस k इनिशियल। फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम इसको लिखा जा सकता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये आ जाएगा इज इक्वल टू q इंटू ई इंटू वाई। बट क्योंकि हमें पता है कि चार्ज इनिशियली तो रेस्ट पे था, तो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। तो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ से लिखी जा सकती है k फाइनल इज इक्वल टू q इंटू ई इंटू वाई। हेंस देखते हैं कौन सा ऑप्शन बन रहा है, यही पूछा था उसने। द काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस y इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज q इंटू ई इंटू वाई। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रखा है, बड़ा लंबा सा स्टेटमेंट इसका गिवन है। कह रहा अ टॉय कार विद चार्ज q मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ड्यू टू द फोर्स QE, ऑफ कोर्स क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 6 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड। 1 सेकंड के अंदर उसकी वेलोसिटी 0 से लेके 6 मीटर पर सेकंड होगी, ये सिचुएशन गिवन है, ठीक है, और 1 सेकंड के अंदर हुआ। एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड। जैसे ही 0 से लेकर 6 मीटर पर सेकंड हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया गया। अगर रिवर्स कर दोगे तो अब वो एक्सेलरेट नहीं होगा, वो डी एक्सेलरेट होएगा। डी एक्सेलरेट होएगा तो उसके बाद उसको 1 सेकंड लग जाएगा फाइनली रुकने के लिए, ठीक है। 1 सेकंड के अंदर 0 से 6 मीटर पर सेकंड हुई, अब 6 से 0 होने में भी कितना टाइम लग जाएगा, 1 सेकंड। इसका मतलब 2 सेकंड के अंदर पार्टिकल पहले एक्सेलरेट हुआ फिर डी एक्सेलरेट हुआ, क्योंकि फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं करी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करी है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड, द कार कंटिन्यू टू मूव फॉर 2 more सेकंड्स। मतलब 1 सेकंड के अंदर तो हुई 0 से 6, 2 सेकंड तक और मूव करता रहा। 2 सेकंड तक और मूव करने का मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड के अंदर जाके 0 होगी, और 0 होगी उसके बाद उसने किया टर्न, पार्टिकल ने टर्न किया, 1 सेकंड और मूव किया वो, ठीक है। The average velocity and the average speed of the toy car between 0 to 3 सेकंड आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं काइनेमेटिक्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक का मिक्स्ड क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ये मान लेते हैं t इज इक्वल टू 0 वाली सिचुएशन है, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 1 सेकंड तक यहाँ पे उसका वेलोसिटी था 0 मीटर पर सेकंड, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसका वेलोसिटी हो गया 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर अगले 1 सेकंड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स होने के चक्कर में उसकी वेलोसिटी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते फिर से कितनी हो गई, 0 होगी, ठीक है। ये यहाँ तक पहुँचते पहुँचते टाइम हो गया था t इज इक्वल टू
2 सेकेंड, ठीक है। फिर यहाँ पहुँच के पार्टिकल ने लिया टर्न, यानी यहाँ वेलोसिटी हो गई थी उसकी 0, यहाँ पे पहुँच के पार्टिकल ने लिया टर्न, जब टर्न लेगा तो फिर से हम देखते हैं कि उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा। टर्न लेगा तो फिर से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते यानी कि t इज इक्वल टू 2 से लेके t इज इक्वल टू 3 सेकेंड तक वो मूव करता रहा। वो हमसे बस यही पूछ रहे हैं कि इस एंटायर जर्नी में उसका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बताना है। देखिए भाई, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के फॉर्मूलाज अगर आप काइनेमेटिक्स से याद करें तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला था वो था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम तो हमें पता है कि 3 सेकंड है, तो पहला टारगेट तो ये कि भाई टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। हमें बस ये देखना यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, ये तीनों डिस्टेंस कितने हैं। फिर टोटल जो एवरेज वेलोसिटी है उसके फॉर्मूले में आता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। बस डिस्प्लेसमेंट में ये ध्यान रखना है कि 2 डिस्प्लेसमेंट इसमें से पॉजिटिव आएंगे और 1 डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएंगे, कोई पार्टिकल ने टर्न किया है, ठीक है। ओके, देखते हैं 0 से लेके 6 मीटर तक पार्टिकल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया पहले वो कैलकुलेट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 0, 1 सेकंड के अंदर वेलोसिटी होगी 6 मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस निकालने के लिए ये इक्वेशन लगा सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a लेट्स से x, या S1 लिख लेते हैं, ठीक है। यानी कि पहले 1 सेकंड के अंदर उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया हम वो निकालना चाहते हैं। तो फाइनली उसकी वेलोसिटी होगी 6, ठीक है। 6 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी थी 0 इज इक्वल टू 2 इंटू, ठीक है। और a, अच्छा a निकालना चाहते हैं तो a हम निकाल सकते हैं फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन से। फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन कहती है v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। तो यहाँ से v हो गया 6, u का वैल्यू तो 0 था, प्लस a हम निकालना चाहते हैं, ऐसा हुआ कितने टाइम में, 1 सेकंड में। तो यहाँ से हमें a भी पता चल गया कि a का वैल्यू है 6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पुट कर देंगे a का वैल्यू 6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इनटू S1, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 36, यहाँ से आ जाएगा 12 डिनोमिनेटर में इज इक्वल टू S1, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि S1 का वैल्यू आ गया 3 मीटर, ठीक है। यानी कि इस एक्सेलरेशन के साथ पार्टिकल ने 1 सेकंड के अंदर 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये जो डिस्टेंस है लेट्स कॉल दैट डिस्टेंस टू बी S1। फिर 6 मीटर से जब 0 हुई है तो फिर भी उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 3, यानी कि S2 आ जाएगा। और S2 को फिर से क्या करेंगे, अब फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन फिर से पता है, लेकिन अब वो पार्टिकल डी एक्सेलरेट हुआ है तो फिर से जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा वो फिर से 3 मीटर होगा। उसके बाद इस वाली सिचुएशन में आते हैं। इस वाली सिचुएशन में फिर से 1 सेकंड के अंदर हम देखेंगे कि पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एक सिंगल सेकंड के अंदर। उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेंगे, टाइम की वैल्यू 1 सेकंड ले लेंगे, और एक्सेलरेशन फिर से कितनी ले लेंगे, ये सेम एक्सेलरेशन ले लेंगे क्योंकि 1 सेकंड का टाइम है, 1 सेकंड का टाइम है, और पार्टिकल के लिए ये दे रखा है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ना। तो जो नेक्स्ट वाला इंटरवल आएगा उसके लिए S3 डिस्टेंस ले लेंगे, ठीक है। तो जो S3 डिस्टेंस है वो भी हमारे पास 3 मीटर आएगा, ठीक है। S3 डिस्टेंस फिर से 3 मीटर आ जाएगा। बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि कौन से डिस्टेंसेस, सॉरी कौन सी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लेनी है और कौन सी डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ पे पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। तो अगर हम डिस्टेंस को देखें तो डिस्टेंस हो गया 3 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 3 मीटर, कितना आ गया 9 मीटर, ठीक है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी वो हो जाएगी इसकी 3 मीटर प्लस 3 मीटर एंड माइनस 3 मीटर, ठीक है। तो लिखते हैं अब इसका एवरेज वेलोसिटी। पहले लिख लेते हैं कि जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं S1 वो भी 3 मीटर है, S2 वो भी 3 मीटर है, और S3 वो भी 3 मीटर है। ये तो डिस्टेंसेस हो गए। तो एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड हो जाती है टोटल डिस्टेंस दैट इज S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइड बाय टोटल टाइम दैट इज 3 सेकंड। पूरी जर्नी के लिए जो टाइम लगा दैट इज 3 सेकंड। तो V एवरेज यहाँ से आपके पास हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा S1 S2 प्लस S3 हो जाएगा 9 मीटर डिवाइड बाय 3 सेकंड, आंसर आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। ये हमने आंसर निकाल दिया एवरेज स्पीड का। उसके बाद पूछिए एवरेज वेलोसिटी। जब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी के लिए करेंगे S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर प्लस S3 वेक्टर डिवाइड बाय 3 सेकंड। इसमें से 2 डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है और तीसरी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, यानी 3 प्लस 3 माइनस 3 डिवाइड बाय 3, आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। तो जो एवरेज वेलोसिटी है दैट इज 1 मीटर पर सेकंड। ओके, यही पूछा था उसने, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स का कुछ लॉज लगे हैं इसमें, और कुछ इसमें काइनेमेटिक्स के कुछ इक्वेशंस यूज हुई हैं, और बाकी इसमें जो एनालिसिस यूज हुआ वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, द गिवन फिगर गिव्स द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू 2 चार्जेस Q1 एंड
Q2। वट आर द साइंस ऑफ द टू चार्जेस, कह रहा है इन दोनों चार्जेस के साइन बताइए। तो आप देख के बता सकते हैं कि दोनों चार्जेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं वो एंड हो रही हैं या टर्मिनेट हो रही हैं। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज होती हैं, नेगेटिव चार्ज के ऊपर एंड होती हैं या फिर एंटर करती, टर्मिनेट होती हैं। तो दोनों के दोनों चार्जेस के ऊपर लाइनें टर्मिनेट हो रही हैं, इसका मतलब दोनों के दोनों चार्जेस का नेचर नेगेटिव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए, इसमें क्या दे रखा है, अ स्क्वायर सरफेस ऑफ लेंथ l या साइड l मीटर इन द प्लेन ऑफ द पेपर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन एट एन एंगल थीटा। अच्छा, जो स्क्वायर का प्लेन है उसी प्लेन के अलोंग ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, बट सिर्फ एंगल थीटा दे रखा है विद द हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ द स्क्वायर सरफेस, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस इन यूनिट्स ऑफ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो हमने देखा है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है दैट इज ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और इसके एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है, जो भी इसका एरिया वेक्टर होगा उसके बीच में एंगल दिख रहा है हमें 90 डिग्री। एरिया वेक्टर होता है हमेशा स्क्वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर, तो यहाँ कहीं आउटवर्ड द पेज इसका एरिया वेक्टर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी प्लेन के अंदर, यानी दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90। इट मीन्स कि ई ए कॉस 90 एंड cos 90 is 0, hence flux is 0। अगर वैसे भी ये फॉर्मूले के बिना भी इसको देखा जाए तो कोई भी ऐसी फील्ड लाइन नहीं है जो एरिया में से पेनिट्रेट हो रही है, सारी की सारी फील्ड लाइन है पैरेलल टू द प्लेन जा रही है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस स्क्वायर सरफेस इज 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, अ स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड l मीटर इन द प्लेन ऑफ द पेपर, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो इन द प्लेन ऑफ द पेपर इज लिमिटेड ओनली टू द लोअर हाफ ऑफ द सरफेस। अगेन, चाहे लोअर हाफ में है चाहे पूरे सरफेस के ऊपर है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू द सरफेस हैं तो थीटा का वैल्यू 90 होगा, और अगर थीटा का वैल्यू 90 होगा तो जो भी इसके साथ फ्लक्स लिंक्ड होगा दैट इज 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है, 3 पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं प्लस क्यू, माइनस 2q एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट पॉइंट। ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, कहाँ कहाँ रखे हुए हैं। जो प्लस क्यू है कहीं ना कहीं वो वाई एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है ए डिस्टेंस पे, जो माइनस 2q है वो रीजन पे रख रखा है, और जो तीसरा चार्ज है उसको एक्स एक्सिस के ऊपर रख रखा है रिस्पेक्टिवली। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऑफ दिस चार्ज असेंबली। तो ये तीनों चार्जेस से जो भी चार्ज असेंबली बनी है उसका डाइपोल मोमेंट बताना है। तो क्या करते हैं, तीनों के तीनों चार्जेस को प्लेस करते हैं जैसे जैसे उसने गिवन दे रखे हैं। ये हो गया लेट से हमारे लिए वाई एक्सिस, ये हो गया लेट से एक्स एक्सिस। ठीक है, एक चार्ज यहाँ रख रखा है, यहाँ से उसका डिस्टेंस जो है दैट इज ए। ओके, पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड है प्लस क्यू। एक चार्ज यहाँ रख रखा है विच इज माइनस क्यू। अच्छा, इस माइनस क्यू को हम ब्रेक करके लिख देंगे, इसको लिख देंगे माइनस क्यू एंड माइनस क्यू। ठीक है, और दूसरा चार्ज इधर कहीं रख रखा है प्लस क्यू। ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो माइनस 2q है इसको ब्रेक किया, ये जो माइनस 2q है ये इसके साथ भी एक डाइपोल बनाएगा और इसके साथ भी एक डाइपोल बनाएगा, तो कहीं ना कहीं ये इसके साथ एक डाइपोल इधर बना लेगा, इसके साथ एक डाइपोल इधर बना लेगा। तो इट मीन्स कि अब हमारे पास दो डाइपोल्स हैं, एक P1 लिख लेते हैं, एक P2 लिख लेते हैं। एक डाइपोल हमारे पास इस डायरेक्शन में विच इज लेट से P1, और एक डाइपोल कुछ इस डायरेक्शन में लेट से P2। अच्छा, P1 और P2 का मैग्नीट्यूड है सेम, P1 और P2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा सेम। Q, दोनों में से कोई भी एक चार्ज लेना होता है और दोनों के बीच का डिस्टेंस लेना होता है, दैट डिस्टेंस इज A। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पे हैं, तो दोनों का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट P आ जाएगा स्क्वायर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू P1 P2 कॉस 90। ठीक है, cos 90 0 है तो लास्ट वाला टर्म खत्म, आंसर आ जाएगा √2 टाइम्स ऑफ P1 या फिर P2। ठीक है, और P1 हम निकाल चुके हैं, कितना आया √2 टाइम्स ऑफ Q इंटू A। ओके, अब ये तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया, लेकिन रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी उन्होंने पूछा है। तो आपको पता है कि जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के, जैसे इसका भी मैग्नीट्यूड P, इसका भी मैग्नीट्यूड P, दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, तो उनका रिजल्टेंट उनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये एंगल भी 45, ये एंगल भी 45, और इस लाइन के ऊपर जो सारे के सारे पॉइंट्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 या 5,5। यानी कि ये जो लाइन है जिसका स्लोप 1 होता है, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है, उसके ऊपर सारे के सारे पॉइंट कुछ इसी फॉर्म में होते हैं 1,1, 2,2, 3,3, है ना। तो इसका मतलब जो भी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आई है वो इस लाइन के अलोंग रहेगी। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन में देखते हैं क्या बोल रखा है उसने। फर्स्ट ऑप्शन में बोल रखा है कि जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आएगी दैट इज √2qa अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट x0, y0, z0 एंड xa, ya एंड z0। नहीं,
अच्छा प्लेन में आएगी है ना क्योंकि एक्स वाई प्लेन के अंदर ही आएगी। एक बार बाकी वाले ऑप्शन भी देख लेते हैं। क्यू ए नहीं हो सकता, ये तो ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड ही गलत है। इसमें कह रहा है रूट टू क्यू ए अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये भी गलत है। रूट टू क्यू ए अलॉन्ग वाई एक्स डायरेक्शन, ये भी गलत है। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसमें बोल रखा है कि उसने मैग्नीट्यूड तो ये है, लेकिन जो जिस डायरेक्शन में आएगा दैट इज लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ओरिजिन एंड एक्स कॉमा ए एंड वाई कॉमा ए। जैसा मैंने अभी बोला कि जिस भी लाइन के अलॉन्ग डाइपोल मूवमेंट आ रहा है उस लाइन के ऊपर सारे के सारे पॉइंट ए कॉमा ए की फॉर्म में होंगे, यानी कि 1,1 2,2 3,3, बिकॉज उसकी जो स्लोप है दैट इज 1, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके नेक्स्ट आगे देखते हैं। ओके इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें बोल रहा है an electric dipole is placed at an angle of 30 degree with electric field intensity 2 into 10 raised to power 5 न्यूटन पर कूलम। थीटा दे दिया, फील्ड का इंटेंसिटी दे दिया। इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ दिस द चार्ज ऑन द डाइपोल इफ द डाइपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें पता है जब भी हम किसी डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर जो टॉर्क लगता है दैट इज पी इंटू ई इंटू साइन थीटा। और ये जो डाइपोल मोमेंट P है इसको लिखा जा सकता है दोनों में से कोई भी एक चार्ज इनटू लेंथ ऑफ द डाइपोल इनटू E साइन थीटा। अच्छा टॉर्क गिवन है हमें, यहाँ से हम लेंथ निकालना चाहते, सॉरी चार्ज निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से Q का वैल्यू आ जाएगा टॉर्क डिवाइड बाय L इंटू E इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। टॉर्क का जो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 4 डिवाइड बाय लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10 रेज टू पावर -2। ठीक है, और क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी दे रखा है 2 इंटू 10 रेज टू पावर 5, और साइन 30 का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 1/2। इस 2 से इस वाले 2 को कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, ऊपर वाले 4 के साथ इसको कैंसिल किया जा सकता है। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो 10 की पावर -2 है और यहाँ पे 10 की पावर 5 है, तो ये बनेगा 10 की पावर 3। ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3 हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से Q इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज टू पावर -3 कूलम, विच इज 2 मिली कूलम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, देखते हैं इसमें क्या पूछ रखा है। इसमें कह रहा है अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P is placed in a uniform electric field E, then the torque acting on it is given by। तो जब भी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जाता है कुछ इस डायरेक्शन में, मान लीजिए कि जो डाइपोल है, सॉरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने कुछ इस डायरेक्शन में लगा रखी है, लेट्स कॉल दिस इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी ई वेक्टर, और ये जो फील्ड है दिस इज यूनिफॉर्म फील्ड। इसके अंदर आपने ऐसे करके एक डाइपोल को रखा है सच दैट कि उसका डाइपोल मोमेंट है P, वो डाइपोल मोमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो टॉर्क लगता है दैट टॉर्क इज P E साइन थीटा, जिसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो तो हो जाएगा टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ के कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, एंड आफ्टर दैट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला चैप्टर है उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ट्राई करेंगे। आज की क्लास को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।